हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का टू नॉट डाई सीजन 2 के एपिसोड नंबर 2 में। पिछले एपिसोड की आखिर में हमने देखा था कि डेओप के कहने पर टेक किम को हैंगवांग से बचाने के लिए दाजुन बिना अपनी गैंग के अकेला डेओप के साथ टेक को रेस्क्यू करने जाता है और वो जगह होती है इंचियोन का पोर्ट। वो दोनों फुल रश करने की तैयारी में थे, लेकिन यहाँ पर हल्ला गुल्ला मचाने से पहले ये लोग ये फिगर आउट करते हैं कि आखिर टेक किम को एग्जैक्टली कौन सी जगह पर रखा गया होगा। तो दाजुन उन पिटे हुए बंदों में से एक को पकड़ के पूछता है, सच सच बता साले, आखिर किडनैप किए हुए लोग कहाँ पर है। वो इशारा करके बताता है कि जिन लोगों को भी ऑर्गन ट्रैफिकिंग होने वाली है वो सब के सब एकदम नजदीक वाले गोडाउन में है। डेओप कहता है, दाजुन अगर मेरे बस में होता तो मैं काफी तेजी से भागकर उसे बचा लेता, लेकिन उस पूरी जगह को हैंगवांग के बंदों ने काफी हैवीली गार्ड किया है। साला मैंने जितना सोचा था ये लोग उससे कहीं ज्यादा है, तो अच्छा यही रहेगा कि हम कोई और रास्ता ढूंढे। तभी दाजुन कहता है, वहाँ नीचे जितने भी लोग हैं मैं अकेला उन सबको आराम से संभाल सकता हूँ, लेकिन तुमने जो कहा वो बात भी पते की है। यानी कि दाजुन कहना चाहता है कि बेटर यही है कि वो लोग उन सभी को अवॉइड करे ताकि कोई केओस ना मचे और टेक किम ज्यादा मुसीबत में ना आए। बट डेओप स्टिल श्योर नहीं होता क्योंकि इतने सारे लोगों में से बचना नामुमकिन है। तभी दाजुन की नजर वहाँ पर पड़े कंटेनर्स पर पड़ती है जहाँ हैंगवांग वालों ने एक कपल को भी किडनैप किया था और वो लोग अपनी जान की भीख मांग रहे थे। एंड उस बंदे को शांत करने के लिए हैंगवांग का मुस्टंडा उसकी कुटाई करने लगता है। तभी वो दूसरा वाला गुंडा कहता है कि भाई ध्यान से, कहीं उसको अंदरूनी चोट ना लग जाए, अगर ऐसा हुआ तो हमको पैसे अच्छे नहीं मिलेंगे। तो वो तो साला और भी ज्यादा जोश में आके उसकी कुटाई करने लगता है। तभी उस बंदे की गुद्दी पर एक जोरदार टपली पड़ती है जो उसके बॉस ने मारी थी। इस बंदे का नाम है ली हाक्सू एंड सच में इसकी शक्ल भी लेंडे जैसी ही है। वो उसे कहता है, औकात मेरे बच्चे, वरना तू प्रोडक्ट को खराब कर देगा। देख इसकी स्प्लीन की कीमत है 5,70,000 वॉन, इसका गोल ब्लैडर 13,70,000 वॉन और इसके छोटे वाले इंटेस्टाइन के मिलेंगे 28 लाख वॉन और दिल की कीमत कभी मत भूलना लाले, $1,30,000। तो याद रख, हमारे माल पानी के साथ बकचोदी नहीं। ये समझा कि वो अपने बंदों से कहता है कि चलो काम शुरू करते हैं। बट तभी उसके पीछे हम एक डार्क शैडो को नोटिस करते हैं जो दाजुन है। साले मादर, इंसान को प्रोडक्ट बोलता है। वो उसके पेट में लात मारता हुआ कहता है कि ये ले, अब मेरी प्रोडक्ट तेरी प्रोडक्ट पे कितनी भारी पड़ती है। इस एक ही किक के अंदर हक्सुली ने हक दिया था। तभी पीछे से डेओप काफी स्पीड में आता है और उसके दोनों बंदों को भी पंचेस मारकर डाउन कर देता है। वो कपल दाजुन को थैंक्स कहता है उनकी जान बचाने के लिए। डेओप कहता है कि हमें जल्दी करनी होगी। तभी सीन शिफ्ट होने के साथ हमें उस पोर्ट का सबसे बड़ा गोडाउन दिखाया जाता है जहाँ दो हैंगवांग के लफंगे आपस में बात कर रहे थे कि क्या मैं अपने ही ऑर्गन्स बेच दूं ताकि आईफोन ले सकूं। बट सडनली वो सारे बंदे नोटिस करते हैं कि वहाँ पर साइड में आग लगी है। सो उसको बुझाने के लिए वो लोग वहाँ पर जाने लगते हैं। एंड देन हम देखते हैं डेओप एंड दाजुन को जो उनको उस आग के पास जाते हुए देख रहे थे। यानी कि ये आग लगाओ ध्यान बटाओ वाला आइडिया इन लोगों का ही था। दाजुन ने ऊपर हिल से ही देख लिया था कि जब वो लोग उन कपल को टॉर्चर कर रहे थे ना, तब वहाँ पर उनकी बाइक्स भी मौजूद थी एंड उसी के पेट्रोल के जरिए उन लोगों ने पूरी बाइक की जला डाली। दाजुन की प्लानिंग ये थी कि जब हैंगवांग के बंदे आग को बुझा रहे होंगे तब हम टेक किम को बचाने के लिए उस वेयर हाउस में जाएंगे। एंड अभी वो दोनों काफी स्पीड में वही कर रहे होते हैं। वो एंट्री पॉइंट पर खड़े गार्ड को डाउन करते हैं एंड सीधे उस वेयर हाउस के अंदर घुस जाते हैं जहाँ पर स्टिल कुछ मुस्टंडे ऑलरेडी मौजूद थे। और हाँ, टेक किम भी इनको इसी गोडाउन के अंदर दिख जाता है, लेकिन उसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। उसे देखकर दाजुन को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो डेओप के साथ मिलकर सीधा उन लोगों पर टूट पड़ता है। दोनों मल्टीपल किक्स और पंचेस के साथ उन सारे बंदों को इजीली डिफीट कर देते हैं और जल्दी से जाते हैं टेक किम के पास। वो बेचारा अपने भाइयों की आवाज सुन के बेहोशी से जागता है और कहता है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था क्योंकि ये पूरा का पूरा शोंगो का ही ट्रैप था। तभी हम देखते हैं कि स्पोर्ट पर रहे सारे हैंगवांग के बंदे उस गोडाउन के अंदर आने लगे थे। वो सभी हर तरफ से दाजुन और डेओप को घेर चुके थे और एक शाणे बंदे ने उस गोडाउन के दरवाजे की कुंडी भी लगा दी थी बिकॉज वो सभी कॉन्फिडेंट थे कि ये लोग इनको पेली देंगे क्योंकि उनके साथ था उनका लीडर शोंगो मून। सरप्राइज मदरफकर्स, काफी टाइम के बाद मिले दाजुन भाई। टेक किम को चारा बनाना काम आ गया, लेकिन ये क्या, हमको मिले हुए काफी टाइम हो गया इसीलिए ऐसा हो रहा है, या फिर सच में तुम्हारी हाइट बॉडी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। लगता है जिंदगी काफी बर्बाद हो चुकी है। हंगिल जो की मौत के बाद उसके एक एक शब्द पर दाजुन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। शोंगो कहता है कि तुम लोगों को तो जिंदा रहने नहीं चाहिए था पिड़ू, तुम सालों को जिंदा देखकर ऐसा लगता है कि मैं अपना मूतना बीच में ही छोड़कर आ गया। यानी कि शोंगो को आधे अधूरे काम पसंद ही नहीं है। वो गोडाउन में रहे सारे बंदों को ऑर्डर देता है कि सामने खड़े दोनों बंदों का कुत्ता बना दो। वो लोग हमारी प्रोडक्ट्स में से एक नहीं है तो तुम चाहो उतना उनको मार
मार सकते हो। वो सारे के सारे बंदे डेओप और दाजुन की तरफ बढ़ रहे थे। तभी एक बंदा उनमें से कूदता हुआ सीधा डेओप पर अटैक करने आता है, तो दाजुन उसको एक खतरनाक पंच मारता है जिससे वो रॉकेट बन के दूर जाके गिरता है। ये देख के शोंगो की शक्ल पे 12 बज जाते हैं। हमें जिंदा देखकर तेरी कान जल गई, ये मुझे भी काफी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि अब उस जली हुई तशरीफ को मैं और ज्यादा बचाने वाला हूँ। हम देखते हैं कि कई सारे बंदे दाजुन की तरफ आते हैं और वो एक ही मुक्के के अंदर 2-3 बंदों को नॉकआउट कर देता है। इधर डेओप बेचारे से बस सिंगल बंदे निपट रहे होते हैं। तभी वो देखता है कि दाजुन भाई तो तांडव मचा रहे हैं। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर पिछले 1 साल के अंदर दाजुन के साथ ऐसा तो क्या हुआ कि वो इतना चेंज हो गया। तभी इस फाइट के बीच में शोंगो को एक बंदा कहता है, बॉस हमारी डील का टाइम हो गया है और ये बंदे हमारी सोच से ज्यादा ताकतवर है। शोंगो कहता है कि मैं भी फाइट करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये काम उस बंदे पर छोड़ना होगा। एंड तभी हम देखते हैं कि पोर्ट के उस गोडाउन के बाहर वही लंबा चौड़ा बंदा खड़ा है। अंदर डेओप और दाजुन फाइट के अंदर कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए थे। तभी वो नोटिस करता है कि शोंगो टेक किम को कहीं ले जा रहा था। दाजुन भाई, मेरा काम पहले से फिक्स है तो मुझे वहाँ पर जाना होगा। तुम्हारे ये दोस्त टेक किम को खरीदने के लिए कोई बड़ी दूर से आ रहा है। वो टेक किम को बचाने के लिए काफी तेजी से भागता है, बट बीच में और 2-3 बंदे आकर उसकी स्पीड को धीमा कर देते हैं। एंड शोंगो जाते हुए किसी को कहता है, क्या तुम्हें वो दिख रहा है? उसकी लगी पड़ी है, उसे निपटाओ, तब तक मैं आता हूँ। और वो बंदा बस यस बॉस बोल के स्पीड में आ रहे दाजुन को इतना खतरनाक रैप्टा मारता है कि दाजुन भाई हवा में उड़ते हुए गोडाउन के अंदर आके गिरते हैं। ये देख के डेओप की और फट जाती है। एंड हमें दिखाया जाता है वो लंबा चौड़ा बंदा जिसका नाम है मिंग्यू सॉन्ग, और ये भी हैंगवांग का एग्जीक्यूटिव है, लेकिन हम इसको कहेंगे लप्पू सचिन। लप्पू को देख के एकदम से हैंगवांग के बंदे जोश में आ जाते हैं। तभी डेओप उस पर अटैक करने जाता है। तभी उसके गाल पर लप्पू सचिन का एक खतरनाक मुक्का पड़ जाता है। डेओप उस पर कई सारे पंचेस मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका एक भी अटैक लप्पू सचिन तक पहुंच ही नहीं रहा था। और उसकी वजह स्पीड नहीं थी, बल्कि लप्पू सचिन के हाथ कुछ ज्यादा ही लंबू थे, इतने लंबे कि एक बार को वो कानून के हाथों को भी ऑर्गेजम दे दे। बट डेओप भाई की हालत यहाँ पर खराब हो रही थी। वो हैंगवांग के बंदों की बात सुन लेता है कि हमारे ये वाले एग्जीक्यूटिव के सामने इन लोगों की एक भी नहीं चलेगी। एंड उसे लगता है कि ये लप्पू सचिन वो ग्यूंगचॉन या गेंगार्क जैसा ही कोई बंदा होगा जिनसे ये लोग पहले निपट चुके हैं। लप्पू बोलता है, मैंने सुना था कि तुम हांगिल के फार्म वालों ने हैंगवांग के कुछ एग्जीक्यूटिव्स को पेला था, तो मेरे सामने क्यों मूत रहे हो बे? डेओप को ये फीलिंग आ चुकी थी कि वो इसके सामने कुछ नहीं कर पाएगा। तभी साइड से दाजुन भाई स्पीड में आते हैं। ये फालतू बातें सोचने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। डेओप चिल्ला के उसे कहता है कि भाई मत जा उधर, वो पेल देगा तुझे। दाजुन को अपने सामने आता हुआ देखकर लप्पू सचिन कहता है कि कोई फायदा नहीं होगा, माफ करना लेकिन तेरे छोटे मुक्के। इतना बोलते ही दाजुन का एक ही मुक्का उसका जबड़ा हिला देता है। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये कैसे हुआ, ये छोटी हाइट वाला बंदा मेरी रीच तक कैसे पहुंचा। एंड अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि हमारे दाजुन भाई कितने पहुंचे हुए हैं। वो उसके पेट में भी खतरनाक मुक्के बजाता है, जिस दौरान लप्पू सचिन ये समझ जाता है कि ये कोई लक नहीं है, बल्कि ये बंदा सही मायनों में मेरे अटैक्स को रीड कर रहा है। दाजुन जंप करते हुए कहता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो साइड हो जा साले। ये लात इतनी जोरदार थी कि लप्पू सचिन घुटनों पे आ गया था। दाजुन का ये रूप देखकर डेओप के पसीने छूट रहे थे। हैंगवांग के नए एग्जीक्यूटिव, हट जा सामने से। मैंने सोचा था तुम सब सड़क छाप कुत्ते हो, लेकिन नहीं, तुम में से एक भेड़िया भी है। अगर ऐसा है तो मेरे पास बस एक ही रास्ता बचता है, जल्दी जाओ सालो और उसका शिकार करो। दाजुन उसके हर एक बंदे को निपटाता हुआ उसी की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन लप्पू सचिन अगेन उसे लात मार के पीछे धकेल देता है। उसके बंदे दाजुन को अगेन घेर लेते हैं और दाजुन भी फिर से फाइट बैक करना शुरू कर देता है। लप्पू सचिन की प्लानिंग ये होती है कि वो अपने बंदों के थ्रू दाजुन का सारा स्टेमिना खत्म करवा देगा, जिसके बाद दाजुन उसके ट्रैप से नहीं बच सकता। अगर एक जंगली जानवर का शिकार करना हो तो उसे थकाना पड़ता है। तभी डेओप अचानक से उसके पीछे से आता है और कॉलर पकड़ के घुमा के उसको दूर फेंक देता है। दाजुन, मैं यहाँ पर संभाल रहा हूँ, तो जल्दी से जा टेक को बचा। दाजुन बेचारा डेओप को अकेला छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था। वो काफी स्पीड में भागता हुआ 2 बंदों को डाउन करके उस गोडाउन का गेट खोल के निकल जाता है। ये देख के बाकी सारे मुस्टंडे भी उसका पीछा कर रहे थे। तभी डेओप उस गोडाउन का दरवाजा अंदर से बंद कर देता है, यानी कि वो अब इन सबसे निपटेगा। लप्पू सचिन अपनी जगह पर खड़ा होते हुए कहता है, तू बस एक कुत्ता है, मैं तेरी जिंदा चमड़ी उधेड़ दूंगा। हम देखते हैं कि चारों तरफ से डेओप के ऊपर सारे बंदे रश कर रहे थे। तभी सीन शिफ्ट होता है और पोर्ट पर वो बायर आ चुका था जो शोंगो के साथ डील करेगा। ये बंदा एक चाइना का ब्रोकर होता है, बोले तो चाइनीज दलाल। इसका नाम है योंग चॉनवी, लेकिन हम इसको दल्ला ही कहेंगे। शोंगो
उसे कहता है जवान, हट्टी कट्टी और फ्रेश प्रोडक्ट हैंगवांग की निशानी है। ये सब के सब घर से भागे हुए नौजवान है, तो इनकी मिसिंग रिपोर्ट की भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी बिड़ू। तो पेमेंट की बात कर ले। तभी उनके मीटिंग स्पॉट पर एक बंदा उड़ता हुआ आके गिरता है। शोंगो भी लाइक, अबे ये प्रोडक्ट नहीं है अपना, ये तो हमारा ही बंदा है। तभी दाजुन भाई पीछे से कहते हैं सरप्राइज मदर फकीर, अगर मेरे भाई को छूने की कोशिश भी की ना तो तेरी अतेड़ियां निकाल कर सुखा दूंगा साले। वो दल्ला शोंगो को कहता है अरे भाई ये सब क्या है, ये बार वाले अपने बिजनेस में कब से घुसने लगे। माफ कीजिए जनाब, लेकिन आपने ठीक से सुना नहीं, ये काले कपड़ों वाला बंदा कोई आउटसाइडर नहीं है, ये तो अपुन की खास प्रोडक्ट है, एक जीता जागता हथियार। अगले सीन में हमें दाजुन गैंग का हाइडआउट दिखाया जाता है, जहाँ पर युनडोंग ग्योमबेक को बार बार यही कह रहा था कि हमें दाजुन भाई की हेल्प करने जाना चाहिए, वो खतरे में होंगे। लेकिन ग्योमबेक डिडंट गिव अ फक अबाउट इट। युनडोंग वापस से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें भी दाजुन भाई की चिंता है। तो वो कहता है मुझे उसकी नहीं बल्कि इस पूरे गैंग की चिंता है। मैं दाजुन को लीडर की पोजीशन से हटाता हूँ फॉर द सेक ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसी बहस के बीच उसकी फोन की घंटी बजती है और फोन की स्क्रीन देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। तभी सीन वापस से शिफ्ट होता है इंचियोन के पोर्ट पर, जहाँ शोंगो और दाजुन आमने सामने खड़े थे और शोंगो उसे कह रहा था कि तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था दाजुन, आखिर क्यों तू जबरदस्ती अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता है। दलाल साहब मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दे, अपुन आपको ताजा प्रोडक्ट बहुत जल्दी प्रोवाइड करता है। ये चाइनीज दलाल समझ जाता है कि शोंगो अब क्या करने वाला है, इसलिए वो उसे कहता है कि प्रोडक्ट को ज्यादा डैमेज मत करना। देखकर लगता है कि तू काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है, लेकिन क्या सच में तुझमें उतना दम है? मुझे आज भी वो सारे पल याद है जब मैं तेरी बजा रहा था, तब तू बार बार वापस उठ के आ रहा था। लेकिन दाजुन, क्या तुझे सही में ऐसा लगता है कि तू अकेला ही है जिसने खुद की ताकत बढ़ाई है? माफ करना, लेकिन तेरा वो तुच्छा सा बदला यहीं पे खत्म होगा। भले ही हम दोनों की फिजिकल शेप बिल्कुल एक जैसी है, तब भी तू नेचुरल टैलेंट के डिफरेंस को नजरअंदाज नहीं कर सकता। उसकी ये बड़ी बड़ी बातें सुन के चाइनीज दलाल का बॉडीगार्ड अपने बॉस से पूछता है कि क्या हम इस बच्चे पर भरोसा कर सकते हैं। तो वो कहता है तू जानता नहीं है कि ये बच्चा क्या चीज है। इससे पहले हमारा एक पार्टनर हुआ करता था जिससे ये डील्स पहले होती थी। क्या तूने हमारे बिजनेस में हैंगजे पार्क का नाम नहीं सुना? वैसे तो वो बुढ़ा हो गया था, लेकिन उसके प्राइम में उसने खतरनाक कारनामे किए थे, इसलिए धंधे में उसका नाम था। वो मार धाड़ में सबसे आगे रहता था क्योंकि उसके मुक्कों में वो दम था। लेकिन उसको धूल चटाने वाला बस एक 17 साल का लौंडा था और उसी का नाम है शोंगो मून। हाँ, उसकी छोटी कदकाठी देखकर यकीन नहीं होता, लेकिन मैं इस धंधे के अंदर काफी लंबे अरसे से हूँ और मैंने भी पहले ऐसा कभी नहीं देखा था जो उस दिन इस बच्चे ने किया था। दल्ला आगे कहता है कि शोंगो ने उस फाइट को वन साइडेड खत्म किया था, उस लेजेंडरी बंदे को अपने हाथों से हराकर, और यही उसका प्योर टैलेंट है। उसके मुताबिक शोंगो मून एक फाइटिंग जीनियस है। वो अब तक का सबसे बेस्ट टैलेंट है जो इसने आज तक देखा है और इसी वजह से वो शोंगो के साथ बिजनेस डील करता आया है, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि आने वाले टाइम में शोंगो इस बिजनेस का एक बड़ा नाम बनेगा। लेकिन ये बोलते ही दल्ले के मुंह पे 12 बज जाते हैं, क्योंकि दाजुन भाई के एक ही मुक्के ने शोंगो को विमल थुकवा दी थी। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि शोंगो जैसा प्योर टैलेंट इस बंदे के सामने हार रहा है। तभी टेक किम को पकड़े हुए बंदे बोलते हैं शोंगो बॉस, क्या आपको मदद चाहिए? शोंगो वापस से अपने मुक्के कसते हुए बोलता है बिल्कुल नहीं, एंड अगेन दाजुन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, बट उसके वो अटैक से भी दाजुन बच जाता है और उल्टा उसके कान पट्टे पर एक लात बजा देता है। शोंगो को लगता है कि ये तुक्के में हुआ होगा, तो वो अगेन दाजुन पर अटैक करता है, तो वो अगेन बच जाता है और उसके लीवर पर मारता है एक जोरदार मुक्का। ये देख के वो दल्ला और भी ज्यादा शॉक हो जाता है कि ये फाइटिंग जीनियस शोंगो मून ढंग से इस बंदे पर पंच भी नहीं दे पा रहा, और इतने में दाजुन ने एक और मुक्का शोंगो के मुंह पर मार दिया था। एंड इन हैवी अटैक्स की एक्सपेक्टेशन शोंगो ने भी नहीं की थी। वो समझ जाता है कि वो अकेला नहीं है जो ऐसे टैलेंट को पजेस करता है। तू मजाक में लेने वाली चीज तो नहीं है दाजुन, अभी ये मैटर इतना लंबा खिंच ही गया है तो मेरे पास भी कोई चॉइस नहीं बची। भाई मैं सरेंडर करता हूँ, मैं हार गया। नहीं, ये चौंकने वाली बात नहीं है, ये ट्रिक उसने हांगिल के सामने भी परफॉर्म की थी। दाजुन उसे कहता है कि मेरे सामने ये तेरे हथकंडे नहीं चलने वाले। पता है तू मुझे अच्छे तरीके से पहचानता है दाजुन, और मैं भी तुझे उतने ही अच्छे तरीके से जानता हूँ। तभी शोंगो के पीछे से उसका एक बंदा आके उसे कहता है बॉस, हमने डेओप को पकड़ लिया एंड हम देखते हैं कि डेओप की सच में काफी गंदी हालत है। देखा दाजुन, अब तो अगर चाहकर भी कुछ करेगा तो मैं टेक किम के साथ साथ डेओप को भी खत्म कर देगा। और तुझे अच्छे से पता है कि इस बार अपुन मजाक नहीं कर रहा है। वो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा था। तभी दल्ला पीछे से शोंगो को कहता है
कि आखिर तुम ये प्रोडक्ट के साथ क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है बच्चे। तो शोंगो पलट के गुस्से में उसे कहता है, अपना मुंह बंद रख और चुपचाप तमाशा देख बुड्ढे। एंड अगले ही सेकंड वो दाजुन पर अटैक करना शुरू कर देता है। इस बार दाजुन उसके अटैक से बच नहीं रहा था, बल्कि उसके पंचेस को अपने फोरआर्म्स पर ले रहा था और उसके मल्टीपल पंचेस खाते हुए एक ही जगह पर स्टक हो गया था। उसे मारते हुए शोंगो यही चिल्ला रहा था कि ये वही दाजुन है जिसे मैं पहले से जानता था। क्या हो गया अगर साइज में तो थोड़ा सा बड़ा भी हो गया तो, लेकिन जब फैमिली पर बात आती है तब तुझसे बड़ा फट्टू और वीक कोई नहीं है। दाजुन उसकी बातों से काफी ज्यादा गुस्से में था, लेकिन डेओप और टेक को बचाने के लिए वो कुछ नहीं कर सकता था। तेरी शक्ल में मुझे मरा हुआ हांगिल जो नजर आ रहा है। एंड हांगिल का नाम सुनते ही दाजुन सडनली शोंगो के पंच को बीच में ही रोक लेता है। अबे साले दाजुन, मैंने कहा था ना तूने कुछ किया तो तेरे भाइयों को पेल दूंगा। तूने गलती कर दी शोंगो, मैंने इतने लंबे टाइम में बस अपना साइज नहीं बढ़ाया। एंड इससे आगे दाजुन जो बोलता है वो हमें नहीं सुनाया जाता, क्योंकि सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लप्पू सचिन को, जो अपने बंदों को ऑर्डर देता है कि इस लाल बालों वाले की हड्डियां तोड़ दो। वो लोग डेओप की बत्ती गुल करने ही वाले थे, बट तभी वहाँ पर अचानक से ग्योमबेक की एंट्री होती है। उसे खुद के सामने देखकर डेओप भी काफी ज्यादा शॉक था। हमें अगेन वही सीन दिखाया जाता है जब युनडोंग और ग्योमबेक के बीच में बहस चल रही थी और उसके फोन की रिंग बजी थी। तब दाजुन ने ही उसे मैसेज किया था कि मुझे शोंगो मून मिल चुका है तो जल्दी से बैकअप लेकर आओ। मैं वैसे आने तो नहीं वाला था, लेकिन कोई चॉइस ही नहीं थी, उस साले शोंगो को जो धरना है। तभी हम शोंगो को देखते हैं जो अपने आसपास के नजारे को देखकर काफी चौंका हुआ था, क्योंकि दाजुन की गैंग के बंदों ने उन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया था। तुम सभी वक्त पर आए, इसीलिए बहुत शुक्रिया। तभी दाजुन की गैंग का वो बंदा उसे कहता है कि ग्योमबेक उस लाल बाल वाले बंदे को बचाने गया है और अपने इस दूसरे दोस्त को आप हम पर छोड़ दो दाजुन भाई। यानी कि अब दाजुन शोंगो के साथ अपना 1-on-1 फाइनल राउंड करने के लिए तैयार था। दाजुन, इस साले ने अपनी गैंग कब बना ली? लेकिन शोंगो आगे कुछ सोचता उससे पहले ही हम देखते हैं कि उसके फेस के पास दाजुन का मुक्का आ चुका था और बस एक ही पंच ने शोंगो के जबड़े को हिला के रख दिया था। वो समझ गया था कि उसने दाजुन को गलती से हल्के में ले लिया, क्योंकि वो इंचियोन के स्पोर्ट पर सिर्फ टेक किम को बचाने के लिए नहीं बल्कि हैंगवांग को डिस्ट्रॉय करने आया है। हम देखते हैं कि उस पूरे डॉकयार्ड पर दाजुन गैंग के बंदे हैंगवांग के गैंग मेंबर से भिड़ रहे थे। तभी थके हुए डेओप पर हैंगवांग का एक मुस्टंडा अटैक करने आता है, जिसको एक ही फटके में युनडोंग बीच में आके रोक लेता है। वो कहता है, लाल बालों वाले भाई हम लेट नहीं हुए, मुझे माफ करना बच्चे, ना चाहते हुए भी मुझे तुम लोगों की मदद लेनी पड़ी। उधर ग्योमबेक और लप्पू सचिन के बीच में एक खतरनाक फाइट चल रही थी, जिसको देखते हुए डेओप कहता है वो हैंगवांग का एग्जीक्यूटिव काफी डेंजरस है, लेकिन युनडोंग के मुंह पर तब भी स्माइल होती है। एंड अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ग्योमबेक ने अपनी सिर्फ एक स्ट्रेट राइजम किक से लप्पू सचिन को हवा में उड़ा दिया था। अबे अब दिखाना दादागिरी, अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझता है क्या? तेरे जैसे टिड्डे पर बर्बाद करने के लिए अपन के पास वक्त नहीं है। उसके ये बोलते ही वो दोनों अगेन भिड़ जाते हैं और सीन यहाँ से शिफ्ट होता है सीधा समंदर किनारे पर, जहाँ दाजुन और शोंगो आमने सामने खड़े थे। उस पोर्ट के ऊपर दाजुन की गैंग का टेक ओवर होता देखकर वो बोलता है, क्या तूने सच में ये गैंग बनाई है दाजुन? तो इससे हैंगवांग को हराएगा, क्योंकि तेरा प्यारा हांगिल जो मर गया इसके लिए। हम देखते हैं कि उन दोनों के किक्स वाले अटैक आपस में टकराते हैं। दाजुन कहता है, तो बिल्कुल सही सोच रहा है शोंगो, एंड उसे एक मुक्का मार के दूर उड़ा देता है। तो पिछली बार से भी ज्यादा घटिया हो गया है दाजुन, क्योंकि तुझे ये भनक भी नहीं है कि हैंगवांग अब क्या बन चुका है। वो वहाँ पड़े पानी पर जोर से पैर मारता है, जिससे दाजुन का विजन ब्लॉक हो जाता है और तुरंत ही वो उस पे किक जड़ देता है। दोनों सड़क से कुछ कीड़ों को क्या उठा लिया, अपने आप को बहुत बड़ा भाई समझने लगा है क्या? अपनी औकात मत भूल शोंगो साले माधर, आखिर तूने मुझे धोखा क्यों दिया था? मैंने सच में तुझे अपना भाई माना था, तो मेरे लिए एक दोस्त से ज्यादा था, लेकिन तुझे हैंगवांग में रहकर ये घटिया काम ही क्यों करना है? दाजुन भाई, मैंने कहा ना, अब उनको ये काम काफी पसंद है। तुझे पता है मैं घर से क्यों भागा था? क्योंकि मैं बोर हो रहा था यार। मुझे वायलेंस करके लोगों को पीटना पसंद है, पर स्कूल में शिकायतें कुछ ज्यादा ही हो रही थी, जिससे मैं हद से ज्यादा परेशान था। लोगों को मूवी के अंदर वायलेंस देखना पसंद है, लेकिन साली हमारी घटिया सोसाइटी के अंदर इसे बुरा माना जाता है। मैंने हैंगवांग इसीलिए ज्वाइन किया क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई मना नहीं करता और मुझे अपनी मारपीट करने की हवस सिर्फ कार्टून और मूवीज देखकर नहीं छुपानी पड़ती। वो अगेन दाजुन पर अटैक करते हुए कहता है, मैं वो सारे मजे कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, यही तो जिंदगी है। लेकिन उसका अटैक दाजुन पर पड़ता उससे पहले ही दाजुन उसके ही जबड़े पर एक खतरनाक अपरकट बजा देता है, जिससे शोंगो के सारे दांत भी हिल गए थे। वो काफी ज्यादा शॉक हो गया था कि आखिर इतना ताकतवर होने के बावजूद मैं दाजुन को क्यों नहीं हरा पा रहा।
आखिर मुझ में और उसमें डिफरेंस क्या है। तभी दाजुन काफी स्पीड में उसकी नाक पर एक तनाता मुक्का मारता है और कहता है कि बहुत बड़ा फर्क है, जो मुक्के में तुझ पे जड़ रहा हूँ उसमें मुझे हंसी नहीं आ रही है। यानी कि कहीं ना कहीं दाजुन के अंदर एक तकलीफ सी है, बिकॉज एक टाइम पे शोंगो को लेकर दाजुन के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर था, जो अभी शायद इस आखिरी मुक्के के साथ दाजुन ने खत्म कर दिया है। अब बोलना साले, मजा आया। दाजुन के शोंगो को हराते ही हम देखते हैं कि उसकी गैंग के बंदे टेक किम को भी रेस्क्यू कर चुके थे। तभी उसकी गैंग का नंबर 3 वाला बंदा कहता है, दाजुन भाई हमें खबर मिल गई, उस गोडाउन के अंदर ग्योमबेक सबको निपटा चुका है। लिटरली ग्योमबेक ने लप्पू सचिन को बिछा दिया था और ये करने में ग्योमबेक को कुछ ज्यादा चोट नहीं आई थी। हम सब ने आज काफी अच्छा काम किया, लेकिन हमारा मेन गोल यू शोंगशिन है। हम इस बड़वे को यहीं पे छोड़ के निकल जाएंगे, लेकिन उसका फोन लेकर जाएंगे ताकि हमें यू शोंगशिन का क्लू मिल सके। तभी नीचे पड़ा शोंगो हंसते हुए कहता है, दाजुन तुझे सही में लगता है कि तेरा काम हो गया, तुझे यू शोंगशिन से ही मिलना है ना। एक मजे की बात बताऊं दाजुन भाई, वो देखो दूर से जो बोट चलती हुई आ रही है ना, उसपे कौन सवार होके आ रहा है। दाजुन उस बड़ी सी बोट पर रहे बंदे को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि उसका टारगेट यू शोंगशिन ही था। और भाई शक्ल देखो इसकी, सर्जरी सक्सेसफुल हुई है। मैंने सोचा था इसका आधा चेहरा डिफॉर्म ही रहेगा। दाजुन की गैंग के बंदे उसे पूछ रहे थे कि भाई क्या यही है वो बंदा यू शोंगशिन, लेकिन दाजुन की आंखों में काफी ज्यादा गुस्सा था, वो एक ही जगह पर जम गया था। तभी शोंगो नीचे पड़ा हुआ कहता है कि तुम यू शोंग को काफी हल्के में ले रहे हो, अब वो ग्लोबल लेवल की फील्ड में खेलता है, आज वो भी चाइना से इंचियोन आया है। और इतना ही नहीं, हमारा बॉस यहाँ पर है, मतलब पूरा हैंगवांग आज की रात यहीं पर होगा। एंड उसके इतना बोलते ही हमें दिखाया जाता है कि बड़ी बड़ी गड्डी भर के हैंगवांग के मल्टीपल बंदे उतर रहे थे और इंचियोन के पोर्ट पर आ रहे थे। इवन इनमें स्कूल के स्टूडेंट्स की बाइकर गैंग भी होती है, जिनको लीड कर रहा था ये चश्मिश बंदा। इसका नाम है यूशिक कैंग, बोले तो शर्मा जी का लौंडा, और ये भी हैंगवांग का एग्जीक्यूटिव है। इवन उनके पुराने एग्जीक्यूटिव आरम और ग्वांगयुक शियोल भी उस हिल के ऊपर से शोंगो का सारा तमाशा देख रहे थे। तभी एक मिडिल एज बंदा अपनी सिगरेट जलाते हुए बोलता है, यहाँ मेला लगा है क्या, कितने लोगों को बुलाया उस साले ने। इन अंकल जी का नाम होता है शुंग्रियोन चोई, और ये भी हैंगवांग के नए वाले एग्जीक्यूटिव में से एक है। तभी वहाँ पर एक काले कलर की शाही कार आकर रुकती है और उसमें से एक सफेद बालों वाला बंदा निकलता है, जिसे सब झुक के सलामी दे रहे थे, क्योंकि ये भी हैंगवांग का नया एग्जीक्यूटिव है। पूरे के पूरे हैंगवांग को एक जगह पर जमा होता देखकर दाजुन खुद भी पगला गया था। तभी ग्योमबेक दौड़ता हुआ आकर उसे कहता है, दाजुन आखिर यहाँ पर खड़े क्यों हो, हमें चलना होगा। उन सब के सब ने हमें हर तरफ से घेर के रखा है, हमें अपनी गैंग को बचाकर यहाँ से निकलना होगा। लेकिन दाजुन के मन में कुछ और ही ख्याल थे, क्योंकि इतने लंबे अरसे के बाद उसके सामने यू शोंगशिन आया था। पर तभी गुस्से में उसकी कॉलर पकड़कर ग्योमबेक उसे कहता है, तू अपने बदले की लालच में इन सबको मरवा देगा दाजुन। एंड कहीं ना कहीं उसकी ये बात सच होती है। दाजुन स्टिल नोटिस कर रहा था कि यू शोंग की वो बड़ी सी बोट इस पोर्ट पर आने ही वाली थी, और वो भी दूर से दाजुन को देखकर पहचान गया था कि आखिर वो लौंडा कौन है। और उससे नजरें मिलाने पर दाजुन के अंदर का खून और भी ज्यादा खौल रहा था। ग्योमबेक अगेन पीछे से चिल्लाता है, कोटी कल्टी मार, हमें खुद से ज्यादा हमारे गैंग के बच्चों की परवाह करनी चाहिए। दाजुन, मैं भी अपना बदला हैंगवांग से लेना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए हमें अपनों को पहले बचाना होगा। एंड ये बात सुनकर उसे अचानक से हांगिल की याद आती है कि हांगिल भाई ने भी अपने मरते दम तक यही किया था। इधर ग्योमबेक और भी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, क्योंकि टाइम की काफी ज्यादा कमी थी। एक बार को वो सोचता है कि वो घसीट के दाजुन को यहाँ से ले जाएगा, बट तभी दाजुन खुद से ही ये ऑर्डर देता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, चलो। वैसे भी हम लोग जिस काम के लिए यहाँ पर आए थे वो हो चुका है, अभी के लिए इतना काफी है, तो सब के सब मेरी बात सुनो। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो लोग कुछ अपनी और कुछ हैंगवांग वालों की बाइक लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं। जब तक यू शोंग की बोट उस पोर्ट तक पहुंचती, तब तक दाजुन और उसकी गैंग कंटेनर से होते हुए कुछ आगे निकल चुके थे। दाजुन अगेन पीछे देखते हुए ये रिजोल्यूशन लेता है कि अगली बार जब भी हम मिलेंगे वो यू शोंगशिन का दुनिया में आखिरी दिन होगा। वो सब के सब काफी तेजी से धूम मचाले करके निकलने वाले थे, तभी एक डंपिंग ट्रक बीच में आकर उनका रास्ता रोक लेता है, यानी कि आगे से निकलने का रास्ता ब्लॉक हो चुका था। ग्योमबेक समझ जाता है कि ये हैंगवांग का ही काम है, तो वो चिल्ला के सबसे कहता है कि हमें जल्दी से कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। तभी उनके गैंग के बंदे की नजर पीछे पड़ती है, जहां हैंगवांग के कई सारे लोग उनको पीछे से भी घेर चुके थे, और वो बंदे इन्हीं दोनों नए एग्जीक्यूटिव के थे। एक था शर्मा जी का लौंडा और दूसरा सफेद बालों वाला डॉचिंगवाक। इवन ग्वांगयुक और आरम भी वहां पर पहुंच चुके थे। एंड तभी वो सब लोग देखते हैं कि उस डंपिंग ट्रक में से निकलते हैं वही अंकल जी,
शुंग्रियोंग चोई, बेटा बातचीत करके भी मामला सुलझा सकते हो तुम लोग, अगर मेरी मानो तो। यानी कि दाजुन की पूरी गैंग दोनों तरफ से फंस चुकी थी। हैंगवांग के वो सारे लोग धीरे धीरे करके उनकी तरफ बढ़ रहे थे। इधर दाजुन की गैंग में डर का माहौल था। तभी दाजुन स्टाइल में अपनी बाइक को स्कीट मारते हुए पलटाता है और कहता है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, सबके सब नीचे आ जाओ और एक साथ रहकर मुझे फॉलो करो, हमें हैंगवांग से भिड़ना ही होगा। ग्वांग्यो के देख के काफी सरप्राइज होता है कि आखिर किस एंगल से ये लोग हमारे सामने टिक पाएंगे। लेकिन अगले ही सेकंड दोनों गैंग्स के अंदर फाइट होना शुरू हो जाती है। दाजुन एक ही मुक्के के अंदर बंदों को उड़ा उड़ा के रास्ता साफ कर रहा था। उसका ये टैलेंट देखकर अंकल जी इंप्रेस हो गए थे। तभी काफी स्पीड में उनकी साइड से ग्योम्बेक उन पर एक किक मारता है, जिससे वो थोड़े से पीछे खिसक गए थे। बुड्ढे साले, तुझे हमें देखकर मजा आ रहा है क्या? बच्चे बड़ों से पंगा नहीं लेते। अंकल ग्योम्बेक के पंच से काफी स्पीड में बचते हुए उसको एक जोरदार अपरकट मारते हैं और इस एक ही हिट में ग्योम्बेक अपने घुटनों पर आ गया था। ओए जवान लड़के, देखा ना, अगर बात लड़ाई की आती है तो मेरे अंदर का जुनून जाग जाता है। फर्क नहीं पड़ता तुम लोग क्या कर सकते हो, लेकिन हैंगवांग को हराना तुम्हारे बस की बात नहीं है। बोले तो अंकल थोड़े से बुड्ढे जरूर है, लेकिन काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। इधर युनडोंग भी आसपास सबको देखकर घबरा रहा था, क्योंकि वो सबके सब अपनी लिमिट्स पर आ चुके थे, बिकॉज उनके एनिमीज तादाद में कुछ ज्यादा ही थे। तभी हम देखते हैं कि वो डंपिंग ट्रक वापस से स्टार्ट हो गया था और उसे ऑन करने वाला था ग्योम्बेक। अंकल चोई उसे देखकर समझ जाते हैं कि ये लौंडा जानबूझकर मेरे अटैक को खाया था ताकि मेरी जेब से इस ट्रक की चाबी चुरा सके। ग्योम भी लाइक, ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोल रहा है। एंड ये सिग्नल मिलते ही दाजुन गैंग के सारे लोग उस ट्रक के ऊपर जाके लटक जाते हैं। अंकल जोर से चिल्लाते कि पकड़ो सालों को, मेरी EMI बाकी है उस ट्रक की। इवन वो भी भागते हुए एक बंदे को धरने ही वाले थे। तभी दाजुन अचानक से बीच में आकर एक ही लात में उन्हें पीछे कर देता है और मौका बनते ही वो सबके सब उस ट्रक पे लोड होकर जाने लगते हैं। अबे कमीनो, हम क्या इतने फुद्दू है कि इन लोगों को पकड़ भी नहीं सकते? लेकिन तब तक दाजुन गैंग ट्रक पे सवार होकर इंचियन पोर्ट के गेट से निकल चुकी थी। वो लोग उस ट्रक पर लटकते हुए यही बातें कर रहे थे कि आखिर ग्योम्बेक को ये खतरनाक आइडिया आया कहां से। तभी दाजुन ये नोटिस करता है कि हैंगवांग की वो स्कूल वाली बाइकर गैंग उनको काफी स्पीड में चेस कर रही है। वो सब ये समझ जाते हैं कि ट्रक की स्पीड पर वो लोग आराम से हमारे नजदीक आ जाएंगे। तभी फिर से ऐसी इंटेंस सिचुएशन के अंदर ग्योम्बेक को एक और आइडिया आता है। इधर बाइकर गैंग के मुस्टंडे तैयार थे उन सभी को पेलने के लिए, बट सडनली वो देखते हैं कि उस ट्रक पर से सारे बंदे एक एक करके उतरने लगे हैं। उन लोगों को लगता है कि दाजुन की गैंग हार मानने को तैयार है, इसलिए वो लोग भागते हुए अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। बट तभी उनके सामने ट्रक का लोडर ऊपर उठता है और ग्योम चिल्ला के कहता है, बुड्ढे, मुझ पे तेरा ट्रक उधार रहा। एंड अगले ही पल ट्रक के अंदर का सारा मलबा उस पूरे हाईवे पर बिखर जाता है, जिसमें बाइकर गैंग भी धंस जाती है। जिसके बाद दाजुन और उसकी गैंग के बंदे अगेन ट्रक के अंदर बैठ जाते हैं और सेफली हैंगवांग को मात देते हुए उनकी नजरों के सामने चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं उनके हाइड आउट को, जहां वो लोग पहुंच चुके थे और टेरेस पर ग्योम्बेक और दाजुन की डिस्कशन चल रही थी कि अब हैंगवांग हमें टारगेट करेगा। दाजुन खुद भी ये एडमिट करता है कि हैंगवांग की पावर उसने जितनी सोची थी उससे कहीं ज्यादा है। और सच में यार, जरा इस सीन को देखो, युशियोंग की खिदमत में कितने सारे बंदे खड़े हैं। बैकग्राउंड में दाजुन कहता है कि सच में अभी हमारी उनके सामने कोई भी औकात नहीं है, हैंगवांग को हराना इम्पॉसिबल है। अभी के लिए हमारे पास बस एक ही रास्ता है, हमें अपनी गैंग को काफी ज्यादा बड़ा बनाना होगा। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जब युनडोंग दाजुन को बुलाने आया था। दाजुन भाई जल्दी चलो, प्रोग्राम शुरू हो गया है, हम हैंगवांग के सामने पहली फाइट जीत चुके हैं। और भी इसकी खुशी में लॉन्डो ने पार्टी करना शुरू भी कर दिया होता है। एक बंदा पूछता भी है, भाई क्या हम जीत गए? तो उसके बाजू वाला कहता है, भाई हमने दाजुन भाई के दोस्त को बचाया ना, मतलब जीत गए। लिटरली इन लोगों को ये चीज पता ही नहीं है कि इन पर अभी कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। लेकिन दाजुन इन सबको साथ में देखकर खुश था। युनडोंग खाना ठूसते हुए दाजुन की प्लेट को तैयार करता है। दूसरी तरफ गैंग के कुछ मेंबर्स ग्योम्बेक की तारीफ कर रहे थे कि भाई क्या ट्रक चलाई है, आखिर सीखा कहां से? तो ग्योम्बेक कहता है, मेरे पापा ड्राइवर थे और उनका नाम था रोशन सिंह गोगी। लेकिन सडनली उसे एक अजीब सी फीलिंग आती है। वो नोटिस करता है कि दाजुन चुपचाप उस रूम से बाहर जा रहा था। हम फिर से उनकी बिल्डिंग के टेरेस का सीन देखते हैं,
जहाँ दाजुन अपने बेंच प्रेस पर बैठा हुआ था। उसके मन में यही ख्याल चल रहे थे कि वो युशोंग शिन मेरे सामने था, लेकिन फिर भी मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया और इसी निराशा के चलते वो अपनी मुट्ठियों को और ज्यादा कस रहा था। तभी वहाँ पर ग्योम्बेक आकर उसे कहता है, दाजुन तुम्हारा मूड इसीलिए खराब है क्योंकि तुम युशोंग शिन को कुछ नहीं कर पाए। तुम ये अच्छे से जानते हो हमारे पास कोई परफेक्ट चॉइस नहीं थी और अपने इस छोटे से ग्रुप के साथ हम वो कर भी नहीं सकते थे। ये बात मानने में बुरी लग रही है, लेकिन सच में हम उन लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और उससे भी बुरी बात ये है कि हम अभी खतरे में हैं। हैंग वांग बहुत ही जल्द हम पर हमला करेगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है इंचियोन के डॉकयार्ड पर, जिसके एक प्राइवेट गोडाउन में इन सारे एग्जीक्यूटिव्स की मीटिंग होने वाली थी। तभी वहाँ पर शोंगो आता है और गुस्से में सबको गालियां बकने लगता है कि अबे सालो तुमने ये क्या कर दिया, हाथ आया हुआ मौका चला गया। वो लोग भाग कैसे गए हमारे इतने बंदों के होते हुए भी। तभी अंकल चोई उसे कहते हैं कि साले ये सवाल हमें करना चाहिए था और अगले ही सेकंड उसके मुंह पे मुक्का मार के उसे उड़ा देते हैं। अपने पिछवाड़े में डंडे लेने की आदत तुझको है और गुस्सा हम पे। क्या तेरी टट्टी साफ करने का ठेका लिया है हमने? ये साले बच्चे को एग्जीक्यूटिव कौन भड़वा बना रहा है? हमें एक बार पुराने माल को निकाल कर साफ सफाई करनी चाहिए। मतलब अंकल चोई कहना चाहता था कि पुराने एग्जीक्यूटिव्स को हटा देना चाहिए। तो आरम उसे कहती है कि साले तेरी शक्ल से ही शुरुआत करना, फिर वो भी तो पुरानी है। लेकिन शर्मा जी का लौंडा यहाँ पर एकदम चिल फ्री फायर खेलने में बिजी था। तभी अंकल चोई और ग्वांगयू के बीच में लफड़ा होना शुरू हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे की खिल्ली उड़ाते हुए भिड़ने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर युशोंग आ जाता है। लगता है तुम लोग मुझे भूल चुके हो और ये क्या, मेरे आने से पहले यहाँ पर कुछ और खास भी हुआ है। तुम लोगों ने पकड़े हुए टेक किम को भी जाने दिया और ऊपर से हांगिलचो के फार्म के किसी भी मेंबर को नहीं पकड़ पाए। मैंने वो देखा और सुना भी। वो लोग तुम्हारी आंखों के सामने से चले गए और तुम लोग कुछ नहीं कर पाए। वो सफेद बालों वाला नया एग्जीक्यूटिव कहता है, सॉरी सर हम तैयार नहीं थे। और उसकी बात पर युशोंग हंसने लगता है। हांगिलचो का फार्म, कितने अरसे के बाद उसका नाम सुना है। वो साला मरने के बाद भी मुझे इतनी ज्यादा अड़चने दे रहा है। तभी शर्मा जी का लौंडा कहता है, बॉस आप चिंता मत कीजिए, ये वाकया हांगिल के बारे में है ही नहीं, बस उसके फार्म के गिने चुने मेंबर्स बचे हैं और उनके बारे में भी परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंकल चोई के जिस ट्रक को वो भगा के ले गए ना, उसमें अंकल का मोबाइल अभी भी मौजूद है। एंड हम देखते हैं कि शर्मा जी के लौंडे ने अपने बंदों को उस मोबाइल को ट्रेस करते हुए उस ट्रक तक भेज दिया था। यानी कि हैंग वांग के मुस्टंडे दाजुन गैंग के हाइडआउट तक पहुंच चुके थे और वो पूरी बारात हथियार के साथ ऑर्डर लेने को तैयार थी। बॉस हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग कहाँ जाकर छुपते हैं, वो हमेशा हमारे एरिया में ही रहेंगे, यानी कि हमेशा हमारी मुट्ठी में। और सही कहूँ तो अभी तक हमारे बंदे तो उनके ठिकाने तक पहुंच भी गए होंगे और लिटरली वो सारे के सारे दाजुन गैंग के हाइडआउट में घुस रहे थे। इधर अंदर हम देखते हैं कि सभी लोग तो यार पार्टी कर रहे थे, लेकिन बस चंद सेकंड्स के अंदर मौत उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। शर्मा जी का लौंडा कहता है, अब बस 10 सेकंड्स ही बचे हैं। इधर अंदर हम देखते हैं कि युनडोंग ने ग्योम्बेक को मिर्ची खिला दी थी और बाहर हैंग वांग पहुंच चुका था, जिनकी आवाज को शायद दाजुन भी नोटिस कर चुका था और उनके धक्के के साथ दरवाजा तोड़ के आते ही वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उस रूम के अंदर कोई मौजूद ही नहीं था। इनफैक्ट वो पूरी बिल्डिंग का चप्पा चप्पा छान मारते हैं, लेकिन वहाँ पर दाजुन की गैंग का कोई मेंबर तो क्या, उनके कपड़े तक नहीं थे। ये खबर मिलते ही युशोंग समझ जाता है कि उनकी पूरी गैंग का चूतिया कट गया है और तभी हमें दिखाया जाता है उस हाइडआउट वाली बिल्डिंग से काफी दूर एक पहाड़ का सीन, जहाँ पर दाजुन काफी गहरी सोच में खड़ा था। वो पलट के कहता है, माफ करना, मुझे काफी जल्दी में ये डिसीजन लेना पड़ा। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी बात मानकर तुम सब उस हाइडआउट से निकल आए। हमें अगेन दाजुन और ग्योम्बेक की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। जब वो लोग बात कर रहे थे कि हैंग वांग उन पर अटैक करने आएगा, तब दाजुन भाई ने ही ये डिसीजन लिया था कि हमें ये जगह छोड़नी होगी, क्योंकि ग्योम्बेक की कही हुई एक एक बात सच थी। वो लोग चाहकर भी हैंग वांग को हराने की सिचुएशन में नहीं थे, यानी कि पूरी गैंग को किसी ऐसी जगह पर छुपना होगा जहां हैंग वांग कुछ टाइम के लिए उन तक पहुंच ना सके। तभी हमें ये दिखाया जाता है कि हैंग वांग कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा था। वो गैंग शो से होता हुआ गैंगनम तक के इलाके को टेक ओवर कर चुके थे, यानी कि इन सारे रेड वाले इलाकों पे हैंग वांग का पूरा कंट्रोल था। और इसी के चलते दाजुन भाई ने ये डिसीजन लिया था कि वो सब लोग जाएंगे एक नई जगह पर, जिसका नाम था गैंगबग नॉर्थ।
दाजुन कहता है कि हम उस नई जगह पर जाकर फिर से शुरुआत करेंगे। आज हैंगवांग जिस पोजीशन में है वहाँ पर पहुँचने के लिए उनको भी कुछ टाइम लगा था, तकरीबन 1 साल जितना। तो हम भी यहाँ सरवाइव करते हुए अपनी ताकत को बढ़ाएंगे काफी तेजी से, उनसे कहीं ज्यादा तेजी से। सो दाजुन भाई और उनकी गैंग के इस डिसीजन के साथ ये आर्क यहीं पर एंड होता है। यहाँ से दाजुन गैंग फिर से शुरुआत करेगी और गैंगबक के अंदर रहकर खुद को ग्रो करेगी। मेरी पर्सनल ओपिनियन से कहूँ तो सेकंड सीजन का ये पहला आर्क काफी बेहतरीन था। कोई बड़ा क्लैश करने के लिए यहाँ पर फालतू का बिल्डअप नहीं दिया गया और दाजुन की पूरी गैंग के अंदर मुझे ग्योमबैक का कैरेक्टर पर्सनली काफी इंटेलिजेंट लगा। बंदा हर सिचुएशन में कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है, इवन जरूरत पड़ने पर वो दाजुन के अगेंस्ट भी चला जाता है। वेल, आपको ये वाला आर्क कैसा लगा ये प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और इस सीजन 2 का आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है ये भी बताना मत भूलना। वेल, मैं बहुत ही जल्द मिलूंगा आपसे एक और न्यू वीडियो में।